समास है तो आप लिखेंगे अव्ययभाव समास, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, उनको, है ना। उसी तरह प्रतिदिन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत अभिवादन आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हिंदी में समास है। ऐसे व्याकरण में कई ऐसे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम टॉपिक पर उसको बढ़ाते जाएंगे और हमारे कई वीडियो इस तरीके से आते जाएंगे आपके सामने। फिलहाल जिस तरीके से अभी बीपीएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी का एक पार्ट जरूर होता है और हिंदी के पार्ट में व्याकरण का ज़्यादा महत्व है। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे व्याकरण में, हुआ है समास। हालांकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव मोड में होते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव मोड में आंसर आप तभी सही ढूंढ पाएंगे जब आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले जानेंगे समास है क्या। समास दो पदों का मेल है। जैसे कि संधि में हम लोग वर्ण को जोड़ते हैं, अक्षर को जोड़ते हैं तो नया वर्ण बनता है, लेकिन समास में जोड़ते नहीं हैं, संधि नहीं होती। समास में दो पद आपस में आके जोड़ते हैं। जैसे एक पद कमल, दूसरा पद नयन, दो पद, दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों की मीनिंग भी अलग है, दोनों के नेचर भी अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक नया पद बन जाता है, दोनों मिलकर जब एक नया शब्द बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, ये नया शब्द बन गया कमल नयन। यही शब्द है समास। समास का अर्थ होता है सामासिक पद या समस्त पद या जुड़े हुए पद। दो अलग अलग पद, दो अलग अलग पद जुड़ के एक हो, यही है समास। अब इसके बारे में हम लोग इसके नेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि नेचर के आधार पर समास के भेद, अगर हम लोग नेचर जाने तो कई भेद उसके सामने में आते हैं। और हम लोग जब भेद की बात करेंगे तो समास के जो भेद होते हैं, सबसे पहले अव्ययीभाव समास, ये है भेद। ओवरऑल मैं पूरे भेद की बात करता हूँ। ओवरऑल अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अंत में है नए समास। ये कुल हो गए, कुल 7 समास आपको पढ़ने को मिलेंगे। हालांकि जब हम लोग कोर्स में जाते हैं, जब पाठ्यक्रम में जाते हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं, तो उसमें है कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद नहीं है ना। तत्पुरुष समास का ये दोनों भेद हो जाता है, कर्मधारय और द्विगु, फिर ये अलग अलग है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ओवरऑल एक साथ देख लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस में कौन से समास के बारे में पूछ लिया जाएगा ये अनिश्चित है। तो हम लोग एक साथ पूरे समास को देखेंगे। तो आज हम जिस समास की बात करेंगे वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में जानिए। देखिए,
अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि समास दो पदों के मेल से बनता है, दो अलग अलग शब्द के मेल से बनता है। तो पहले पद को प्रथम खंड, दूसरे पद को उत्तर खंड करते हैं, यानी बाद वाले खंड। तो इसका जो प्रथम खंड है ये होता है अव्यय, और दूसरा खंड है ये होता है संज्ञा। अव्यय मुख्य रूप से उप, प्रति, स, आ, अनु, ये मुख्य रूप से इस प्रकार के उपसर्ग से जुड़े रहेंगे। और दूसरे पद में संज्ञा, जैसे उप और ये गंगा, पद बन गया उपगंगा। है ना, उपगंगा। अब यही चीज ऑब्जेक्टिव में कुछ समास है तो आप लिखेंगे अव्ययवाची समास, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, उप, है ना। उसी तरह प्रति दिन, एक सेकंड, प्रति दिन हो गया ये प्रतिदिन। हालांकि डिटेल्स जो है आप अपने स्कूल लाइफ में या डिटेल जो है क्लास में पढ़ाई जाती है, पढ़ाई गए होंगे और इसे जानेंगे। पहला पद प्रति उपसर्ग, दूसरा पद संज्ञा, ये दोनों शब्द मिलकर के ये पूरे शब्द को अव्यय बना देता है, इसलिए इसका नाम है प्रतिदिन। और अव्यय के बारे में जानते ही होंगे, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये और दिन में परिवर्तन होता है। अगर दिन अकेला रहता तो दिन में परिवर्तन होता, लेकिन प्रतिदिन दोनों मिलने के बाद जो ये शब्द बना प्रतिदिन, अब इसके रूप में कोई अंतर नहीं होगा। एक छोटी सी चीज और जानिए इसके बारे में। जब दो पद आपस में मिलते हैं तो बीच की जो विभक्ति चिन्ह है, कोई भी दो शब्द जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच के विभक्ति चिन्ह होंगे, कारक चिन्ह जिसको कहते हैं, वो अलग हो सकता है। जैसे अभी एक उदाहरण में लिया, सपोज कीजिए उपगंगा, उपसर्ग है पहला पद, उप का मतलब होता है समीप या निकट, ये इसका अर्थ है। गंगा का मतलब जान रहे हैं, नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है गंगा। जब ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो इस दोनों पद को अलग जब हम लोग करते हैं तो इसे कहते हैं विग्रह। और जब ये अलग करेंगे तो अपने विभक्ति चिन्ह के साथ हो जाएगा, और जब इसे फिर एक साथ मिलाएंगे, समस्त पद बनाएंगे तो अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ देते हैं। तो अब अगर इस उपगंगा को अलग अलग करते हैं तो समास के पद को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है, और संधि के पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है। तो अभी हम इसका विग्रह देखेंगे। गंगा के समीप, ये इसका विग्रह है। अब अगर सपोज कीजिए पूछा जाए एग्जाम में कि गंगा के समीप विग्रह का समस्त पद क्या होगा, गंगा के समीप विग्रह का समस्त पद क्या होगा, तो इसके समस्त पद होंगे उपगंगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए, देखा तो पता है सपरिवार। अक्सर आप अपने शादी के कार्ड में जब आपके घर में किसी का निमंत्रण आता है तो लिखा हुआ होता है फलाना फलाना सिंह सपरिवार। इसमें स उपसर्ग है, ठीक है। स उपसर्ग का मीनिंग होता है सहित, और परिवार को आप जानेंगे ये संज्ञा। तो
तो अब इसका विग्रह क्या हुआ? इसका विग्रह हुआ परिवार सहित, परिवार के साथ, सहित का मतलब साथ, ये इसका विग्रह, परिवार के साथ। अब अगर प्रश्न पूछा जाए परिवार के साथ विग्रह का समस्त पद क्या होगा, तो सपरिवार। और इसके भेद के बारे में पूछा जाए कि ये कौन सा भेद, ये किस भेद का उदाहरण है, कहा जाए सपरिवार किस समास का उदाहरण है, और ऑब्जेक्टिव में 4 समास दिए रहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट समास। तो बच्चों नेक्स्ट जो इसके और भी 6 भेद हैं, धीरे धीरे हम इसी ऑब्जेक्टिव और उदाहरण के साथ साथ समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर अगले समास की बात करेंगे। तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करें और जम के मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं रंजीत, धन्यवाद।